बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात जो जहाँ पे छोड़ी थी वो ये था कि हमारे पास कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, उनको हमने देखा था। और जनरल पर्पस रजिस्टर्स के साइज़ से हमने कहा था कि हमारी मशीन के आर्किटेक्चर की डेफिनेशन होती है कि 32 बिट मशीन है या 64 बिट मशीन है या 16 बिट की मशीन है। सो हमारे इसी चीज़ को अभी हम आगे लेके जाना चाह रहे हैं अपने प्रैक्टिकल की साइड पे। तो एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जब तक 16 बिट मशीन्स थी उस ज़माने में आपके पास कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं थे, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थे। तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी कम थे, उसकी पावर भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ना बहुत ज़्यादा डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ था। तो उसके अंदर सिक्योरिटी वगैरह के इतने ज़्यादा कंसर्न्स नहीं थे। आमतौर पे ये होता था कि बस ये अस्यूम किया जाता था कि जिस बंदे ने भी कंप्यूटर अफोर्ड किया है और वो उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहा है तो वो उसके अंदर कोई जानबूझ के कोई ख़राबी पैदा नहीं करे। ठीक है, एक एप्लीकेशन रन हो रही होगी, वो एप्लीकेशन ठीक ठाक काम करेगी, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो सिक्योरिटी के इतने कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे। जब हम 32 बिट मशीन्स के ज़माने में पहुंचे तो उस वो टाइम ऐसा था, उसका 13 बिट और 16 बिट 32 बिट और 16 बिट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि वहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत पेश आनी शुरू हो गई, क्योंकि एक से ज़्यादा यूज़र्स एक मशीन के ऊपर बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की एप्लीकेशंस रन हो रही थी। तो ज़रूरत ये पड़ी कि एक एप्लीकेशन के डाटा को दूसरे एप्लीकेशन के डाटा से थोड़ा सा बचाया जाए। ठीक है जी। तो 32 बिट मशीन्स जब आई तो 32 बिट मशीन्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वगैरह डाली गई, जो कि हमारा भी मकसद नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को वहाँ तक लाना चाह रहा हूँ जो काम हमने करना है। तो वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन डालने की वजह से जो असेंबली लैंग्वेज थी, जो मशीन का आर्किटेक्चर था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उससे फ़ायदे भी बहुत सारे थे। ठीक है, फिर वो जब 64 बिट में पहुंचे तो वही आर्किटेक्चर आगे भी गया, तो आज तक वही तकरीबन कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, वही प्रिंसिपल्स चल रहे हैं, लेकिन 16 बिट और 32 बिट के अंदर फ़र्क ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम 32 बिट के साथ काम करना शुरू करते हैं तो हम असेंबली लैंग्वेज आसानी से नहीं सीख सकेंगे। ठीक है, हमारे पास आजकल जो मशीन्स चल रही हैं मोस्टली आर 64 बिट, लेकिन 32 बिट 64 बिट में आर्किटेक्चर के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं है। 16 बिट और 32 बिट में बहुत फ़र्क है। तो अगर हम 32 बिट या 64 बिट के ऊपर असेंबली लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हम करेंगे क्या कि हम 16 बिट के ऊपर असेंबली लैंग्वेज सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, उसका मकसद ये है कि वो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन वगैरह और वो सारी चीज़ें ज़रा साइड पे हो जाएं थोड़ी देर के लिए, हम जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ जाएं। जब हम वो समझ जाएंगे तो फिर हम 32 बिट के ऊपर भी चले जाएंगे। उस वक्त फिर हमें सिर्फ क्या देखना होगा कि वो प्रोटेक्शन वगैरह क्या चीज़ें हैं। तो हम एक किस्म का हिस्टोरिकल से आएंगे कि भाई पहले 16 बिट के अंदर इस तरीके से काम होता था और फिर 32 बिट के अंदर जो चेंजेस आई तो वो हम इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर फिर देख लेंगे कि वो क्या चेंजेस हैं जिससे आप 16 बिट से 32 बिट पे जा सकते हैं। तो 16 बिट के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके पास इस्तेमाल होंगे। ऐसा नहीं है कि वो जब हम 32 बिट में जाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स विद माइनर चेंजेस 32 बिट में जाएंगे और 32 बिट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। ये बात समझ आ रही है जी? एनीवे सो हम 16 बिट से स्टार्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाएगा, वो ये कि हमारे पास जो 64 बिट की मशीन्स हैं वो 32 बिट के सॉफ्टवेयर चला सकती हैं। इसको कहा जाता है दे आर बैकवर्ड्स कंपैटिबल 32 बिट तक। 16 बिट के सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते आजकल की हमारे जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आपके पास अगर विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, लिनक्स है, ऑलमोस्ट जो भी नए आपके पास वर्जन हैं, मैक है आपके पास, ये जितने हैं सारे के सारे जो 32 बिट के बाद के हैं ये 16 बिट के सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट नहीं चला सकते। तो हम इस तरह करेंगे, तवज्जो ज़रा रखें यहाँ पे, हम ये करेंगे कि अपने 32 बिट के या 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक छोटी सी मशीन बनाएंगे। इट्स गोइंग टू बी एन एक्चुअल मशीन। ठीक है, मशीन से क्या मुराद है? इट्स गोइंग टू हैव अ सीपीयू, इट्स गोइंग टू हैव अ रैम, इट्स गोइंग टू हैव एवरीथिंग दैट अ मशीन हैज़। और उस मशीन के अंदर हम लोग जाके अपने सॉफ्टवेयर को रन करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं आपको कहूँ कि जाके एक मशीन खरीद के लाएं 16 बिट की, तो एक तो आपको मिलेगी नहीं और दूसरा फिर उसको अलग से काम करना पड़ेगा। तो हम ये काम करेंगे कि हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, जिसका मतलब यह है कि इट्स गोइंग टू बी अ मशीन, इट्स गोइंग टू एक्ट एग्जैक्टली लाइक अ मशीन, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फिजिकल मशीन। ठीक है, तो फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन के दरमियान में आसान अल्फाज में मैं डिफ्रेंशिएट इस तरह करता हूँ कि जिस चीज़ को आप लात मार सकते हैं वो फिजिकल होती है और जिसको आप लात नहीं मार सकते दैट इज़ अ वर्चुअल मशीन। ठीक है जी, ये वर्चुअल का आम डेफिनेशन है मेरी। ठीक है जी, अक्सर जगह पे इस्तेमाल होती है। सो इफ़ यू कैन फिजिकली हिट इट, इट्स फिजिकल, इफ़ यू कैन नॉट देन इट्स वर्चुअल। तो ये वर्चुअल मशीन क्या होती है? इट्स अ सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक ए मशीन। मशीन क्या करती है? उसमें गेट्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, वगैरह वगैरह ये चीज़ें होती हैं। कमिंग बैक टू दिस कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होगा
जो कि एक मशीन की तरह एक्ट करेगा। मशीन क्या होती है, उसके अंदर गेट्स होते हैं, सर्किटरी होती है वगैरह वगैरह, तो जो काम भी उसने करना होता है वो सारे का सारा काम हमारा सॉफ्टवेयर करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा उसको समझना मकसद नहीं है, सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। तो इस वर्चुअल मशीन के अंदर अपना एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा, विच इज गोइंग टू बी अ 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज दिस इज ए 16 बिट मशीन। ठीक हो गया जी, ये हमारा तरीकाकार है। अब ये 16 बिट मशीन के अंदर हमारे पास फाइलें कैसे लेके जाना है, कैसे काम करना है, वो सारे का सारा अभी देखते हैं। लेकिन ये बात जहन में रखेंगे कि हम 16 बिट मशीन के ऊपर काम शुरू करेंगे, जिसका मतलब है कि हमारे जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, दोज आर गोइंग टू बी 16 बिट्स लॉन्ग। ठीक है, उनका साइज जो है वो 16 बिट्स होगा। 16 बिट्स का मतलब है 2 बाइट्स, एक बाइट और दूसरा बाइट। ठीक है जी, ये याद रखें, ये दो चीज़ें, ये ज़रूरत है आगे इसकी हमें, कि इट्स गोइंग टू बी 16 बिट्स, तो एक बाइट और दूसरा बाइट। ठीक है जी, तो 2 बाइट्स की या 16 बिट्स का हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होगा और उसके साथ अब हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब हम कोड की तरफ जाते हैं। सो लेट्स गो ओवर हियर। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैंने एक सेटअप का तरीकाकार आपको बताया हुआ है। अगेन दिस विल बी कवर्ड इन द लैब, आपको तफसील से वहाँ पे बताएंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे कवर भी करेंगे, लेकिन इसेंशियली व्हाट यू हैव टू डू इज इंस्टॉल डॉसबॉक्स। सो दिस इज दैट वर्चुअल मशीन। सो दीज आर दी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस, आपको लैब में भी करवाएंगे, वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसेंशियली व्हाट यू हैव टू डू इज इंस्टॉल डॉसबॉक्स। सो दिस डॉसबॉक्स इज योर वर्चुअल मशीन। ये वो वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर हम 16 बिट का काम करेंगे। तो डॉस बॉक्स जो है, दिस इज ए वर्चुअल मशीन। अगर आप लोगों को नहीं पता, इसके अंदर वो पुराने ज़माने की जो गेम्स होती थी डॉस वगैरह की, वो खेल सकते हैं। वो दुकानों में गेमें नहीं होती थी, वो सारी इसके अंदर आप खेल सकते हैं। सो इट्स वेरी पॉपुलर फॉर दैट वन रीज़न। हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बोर काम के लिए, इंटरेस्टिंग काम के लिए नहीं इस्तेमाल। सो यू इंस्टॉल डॉस बॉक्स और डॉस बॉक्स को स्टार्ट करेंगे। डॉस बॉक्स को जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो वो एक वर्चुअल मशीन है, उसकी अपनी जो हार्ड डिस्क है वो खाली पड़ी हुई है, उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, हम जो कोड लिखेंगे वो उसके अंदर नहीं है। आप लोग ये करते थे ना, कोड लिखते थे, कंपाइल करते थे, रन करते थे। अब कोड हमारा पड़ा हुआ है बाहर की हमारी फिजिकल मशीन के अंदर, जो यूबंटू की आपकी मशीन है, और जिसके अंदर आप रन करना चाह रहे हैं वो आपके पास ये वर्चुअल मशीन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। इसको कहते हैं कि हम एक माउंट पॉइंट क्रिएट करते हैं, जिसका मतलब है कि मैं इसको ये कहूँगा कि ये जो आपकी वर्चुअल मशीन है, इसकी सी ड्राइव को मेरी फिजिकल मशीन की इस पाथ के ऊपर माउंट कर दो। जिसका मतलब है कि उस फिजिकल मशीन की हार्ड डिस्क के इस पाथ के ऊपर जो भी डाटा पड़ा होगा वो सारे का सारा मुझे वर्चुअल मशीन की सी ड्राइव के अंदर नजर आ जाएगा। इसको कहते हैं माउंट करना किसी ड्राइव को। दोबारा सुने और समझना है तो मुझे बताएं। माउंट सी और आगे पाथ, इसका मतलब है कि ये वर्चुअल मशीन के अंदर मैं ये एग्जीक्यूशन करूंगा, तो इसका मतलब है कि वर्चुअल मशीन की डॉस बॉक्स की सी ड्राइव जो होती है आपके पास, जिस तरह विंडोज में होती है CDE ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर माउंट कर लो ये फिजिकल मशीन का ये वाला पाथ। तो इसका मतलब है कि फिजिकल मशीन के इस पाथ के ऊपर जो भी डाटा पड़ा होगा वो ऐसा ही मुझे नजर आएगा जैसे वर्चुअल मशीन की सी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये भी मैं करके दिखाता हूं, तो आप लोग देख लें, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं सर। ठीक है, सो लेट्स गो ओवर टू आवर वर्चुअल मशीन। सो ये मेरे पास यूबंटू है, मैंने यूबंटू के अंदर इंस्टॉल किया डॉस बॉक्स, और डॉस बॉक्स को मैंने रन कर दिया। ठीक है जी, ये रन जब होता है तो आपको ये चीज़ नज़र आती है, ये आपको थोड़ी सी विंडो नज़र आ रही होगी। ये विंडो बेसिकली वो मेरे पास वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मुझे एक शेल नज़र आ रहा है। ठीक है, इस शेल के ऊपर अब मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली लाइक द डॉस ऑफ विंडोज, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। तो इसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ। ये है अब 16 बिट मशीन है हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पे मैं जो काम भी करूँगा 16 बिट का होगा। यहाँ तक क्लियर है जी? मैं माउंट की कमांड देता हूँ, सवाल हो तो कोई पूछें। ठीक है जी, मैंने इसको अपने इस पाथ के ऊपर माउंट कर लिया, और अब मैं जब C: करके यहाँ पे DIR करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें हैं जो कि मेरी जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर अब मुझे नज़र आ रही हैं, और ये एक्चुअली मेरी फिजिकल मशीन की फाइल्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने रखी हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये फाइल्स जो कि मेरी फिजिकल मशीन के अंदर पड़ी हुई हैं, ये मुझे यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर नज़र आ रही हैं। हम करना वही चाह रहे हैं, हम असेंबली का हेलो वर्ल्ड करना है, जो कि हमने लास्ट टाइम बात छोड़ी थी। हेलो वर्ल्ड करने के लिए प्रॉब्लम ये 32 बिट की हम अगर हेलो वर्ल्ड करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम सिंपल हेलो वर्ल्ड करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने सिर्फ वन टाइम ये काम किया है कि 16 बिट की मशीन बनाई है, और उसके अंदर हम लोगों ने अपनी फिजिकल मशीन की हार्ड ड्राइव अवेलेबल कर दी है, ताकि मैं उसको ऐसे इस्तेमाल कर सकूँ जैसे वो वर्चुअल मशीन के अंदर ही मैं लगाऊँ। तो अब मैं अपनी जो बाहर की जो फाइल्स हैं उनको जब चेंज करूँगा तो मेरी वर्चुअल मशीन के अंदर ये चेंजेस मुझे अवेलेबल होंगे। ठीक है जी, सवाल हो तो पूछेंगे। ओके, सो दिस इज आवर हेलो वर्ल्ड। अब हम अपना असेंबली का कोड लिखेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैं इस कोड को लिखूंगा और फिर इसको जाके हम कंपाइल और एग्जीक्यूट जो है अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर करेंगे।
ठीक हो गया जी। 16 बिट वर्चुअल मशीन के अंदर हम इसको करेंगे। यहाँ पे हम अपनी फिजिकल मशीन के अंदर सिर्फ कोड लिख रहे हैं, इट्स जस्ट टेक्स्ट। ये मैं वर्चुअल मशीन के अंदर भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एडिटर वगैरह ज़रा प्यारे हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं इस पाथ के अंदर चीज़ें चेंज करूँगा तो वो उसकी सी ड्राइव के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। अगर किसी वजह से चेंज ऑटोमेटिकली ना हो रही हो तो शॉर्टकट है कंट्रोल F4, याद रख लें। कंट्रोल F4 करेंगे तो वो ऑटोमेटिक, अगर नहीं हो रही किसी वजह से चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होनी, तो वहाँ पे नजर आ जाएंगी आपको। अगेन दिस विल बी कवर्ड इन द लैब, ये हमारा भी मकसद नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को ओवरव्यू के हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है जी। ये अब मेरा हेलो वर्ल्ड है। इसके अंदर ये जो शुरू में चीज़ है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आज ही के लेक्चर में इंशाल्लाह इसको हम कवर करते हैं। ये जितना कोड नजर आ रहा है ये सारे का सारा हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, इसके अंदर कोई चीज़ इंशाल्लाह रह नहीं जाएगी। ठीक है जी। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, हम बात यहाँ से शुरू करते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम ये वाला काम किया भी था। हम ये कह रहे हैं, इस कोड को देखें, हम ये कह रहे हैं कि मूव करो AX के अंदर वैल्यू 5। अब ये AX जो है हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिर्फ ये देखा था एक रजिस्टर है जिसका नाम है AX, और उसका साइज आज मैंने आपको बता दिया कि वो 16 बिट है। 16 बिट के अंदर आप 5 जब मूव करेंगे तो 5 को अगर आप 16 बिट्स यानी कि 2 बाइट्स में लिखें तो उससे क्या बनेगा, 0005। ठीक है जी। ये 0005 क्यों है, इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि आपके पास ये पूरी चीज़ जो है ये मिला के क्या बनेगी, डेसिमल जो है आपके पास 0005 इज 2 बाइट्स। ठीक है जी। एक जो 5 है उसको कहते हैं निबल, 10 निबल, 10 निबल, 10 निबल, 2 निबल मिलके एक बाइट, 2 बाइट्स मिलके एक वर्ड। दोबारा बोलता हूं, गौर से सुन लें। एक निबल, ये DLD की बात है, यहां की नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं फॉर द सेक ऑफ रिफ्रेशमेंट। 5 इज 1 निबल, 0 इज अनदर निबल, 0 इज अनदर निबल, 0 इज अनदर निबल। 2 निबल्स मिलके एक बाइट और 2 बाइट मिलके एक वर्ड। ठीक है जी। ये अल्फाज हैं, सिर्फ आपको पता होने चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक हो गया। हमने इसको क्या कहा, जस्ट मिनट। सो हमने इसको ये कहा कि AX के अंदर मूव कर दो वैल्यू 5। फिर इसके बाद आगे हम आए, हमने इसको आगे कहा BX के अंदर, BX भी एक रजिस्टर का नाम है, हमने इसको कहा उसके अंदर वैल्यू कर दो मूव 10। ठीक है जी। 10 की वैल्यू इसके अंदर मूव हो। फिर हमने कहा ऐड करो, ये एक नई इंस्ट्रक्शन है जो कि पहले नहीं देखी थी, अभी देख लेते हैं। हम इसको कह रहे हैं ऐड करो AX और BX को, और जो रिजल्ट आए उसको किस में डाल दो, AX के अंदर। ये इस बात का, इस इंस्ट्रक्शन का अपनी सेमेंटिक्स ही हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि भाई ऐड का तो सिर्फ ये मतलब है ऐड करो। ये डाल दो वाली बात कहां से आ गई, ये यहां से आ गई कि जिस बंदे ने ये मशीन बनाई है, इंटेल वालों ने जब ये आर्किटेक्चर बनाया, IBM PC का आर्किटेक्चर इसको कहा जाता है, जो लास्ट टाइम बताया था, उन्होंने इसके सेमेंटिक्स ही ऐसे बताए हैं कि ऐड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि इन दोनों को ऐड करो और पहले वाले के अंदर इस वैल्यू को सेव भी कर दो। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात समझ आई जी? कोई सवाल है तो पूछें जी। AX के अंदर गया 5, BX के अंदर गया 10, यानी कि AX और BX दोनों को जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा 15 और AX के अंदर चला जाएगा 15। तो AX की जो पुरानी वैल्यू 5 थी वो ओवरराइट हो गई, अब AX के अंदर वैल्यू है 15। ये लाइन नंबर 8 जो आपको नजर आ रही है, इसके बाद आपके पास AX के अंदर वैल्यू होगी 15। यहां तक सही है जी? जी। अब हम ये कह रहे हैं कि मूव करो BX के अंदर अगेन 15, और फिर BX को AX के अंदर ऐड करके AX के अंदर वैल्यू रख दो, तो AX के अंदर क्या वैल्यू होगी जी? इसके बाद लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट जब हो जाएगी तो आपके पास AX में क्या वैल्यू जाएगी? 15 पहले से था, BX के अंदर हमने 15 डाला, फिर इन दोनों को ऐड किया, 30 बन गया, और उसको वापस AX के अंदर डाल दिया। ठीक है जी। ये जो दो आखिरी लाइनें इनको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ये 0x100 के साथ ही इन दोनों लाइनों को भी करेंगे। पहले जाके जरा इनको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये अब हम एक्चुअली फिजिकली मशीन के दिमाग को खोलेंगे ऐसे। ठीक है, हम अभी करना ये चाह रहे हैं कि हम इस तरीके से एक कटर लेंगे और यूं करके इसका पूरा इधर कट एक लगाएंगे, ऊपर से इसका स्कल हटाएंगे। ठीक है, और जो दिमाग है उसको देखेंगे कि उसके अंदर क्या ये वैल्यूज कहाँ नजर आती हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? ये भी हम यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, हम एक्चुअली इसको भी रन करके देखेंगे कि ये कहाँ पे वैल्यूज पड़ी होती है। ठीक है जी, तो पहले जाते हैं इस फाइल को कंपाइल करते हैं। इसका नाम देख लें यहाँ पे, इसका नाम है C01-01.asm। आप इसका कोई और नाम दे सकते हैं, मैंने अपनी आसानी के लिए नाम दिया हुआ है। सो वी आर इन दिस, सो इफ़ यू से dir/p तो ये आपको C01-01.asm की फाइल आपको नजर आ रही है? नजर आ रही है जी? ये नजर आ रही है जी? जब मैं ये चीज़ बनाऊँ तो सर्कल के सेंटर को देखा करें। ओके, अच्छा जी, हम जो असेंबलर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके पास कंपाइलर होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लेके जाता है असेंबली के कोड में, उस तरीके से आपके पास असेंबलर होता है जो कि हमने जो अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ये असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को वो लेके जाएगा आपके एक्चुअल मशीन कोड में। थोड़ी देर के बाद मशीन कोड भी देखते हैं, लेकिन
ये असेंबली लैंग्वेज है और मशीन कोड जो है वो थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये बात कही थी कि आपके पास ये जो चीज़ है आपके पास, ये सारी जो नज़र आ रही है, ठीक है, ये सारी की सारी वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम लोगों ने लिखी हैं, हमें समझ आती हैं। तो ये 0101 अभी भी नहीं है। हम कहाँ पे थे, राइट। सो इसको अभी हम एग्जीक्यूट करके देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि हमें समझ आ रही है, थोड़ी सी मशीन के बहुत करीब है, लेकिन इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल टू अस एज लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड इट, ठीक है जी। हमें समझ अगर आती है कि इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। मशीन कोड जो है इसके अंदर अभी हम देखेंगे मशीन कोड किस शक्ल का होता है, तो वो भी एग्जैक्टली इसके पैरेलल होता है, वेरी क्लोज टू इट, लेकिन इट्स ओनली बाइनरी, ठीक है। उसको भी देखते हैं थोड़ी देर में। सो लेट्स गो अहेड ओवर हियर, और यहाँ पे अब हम देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। सो कंपाइल करने के लिए हम जो असेंबलर इस्तेमाल करेंगे, असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए जो हम असेंबलर इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ कॉल्ड नासम, NASM। ये आप लोगों को अवेलेबल कर दिया जाएगा, ये आप उसी फोल्डर में रख लेंगे जिस पाथ को आपने इधर माउंट किया है, तो सब कुछ उधर ही रखेंगे तो थोड़ी सी आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है जी। अगेन दिस विल बी कवर्ड इन द लैब, लेकिन बहरहाल नेटवाइड असेंबलर यहाँ पे अवेलेबल है। इसको मैं फाइल दूंगा C01-01.asm, और इसको मैं कहूँगा कि जो आउटपुट आप क्रिएट करो दैट इज गोइंग टू बी .com, ठीक है जी। ये कॉम जो है दिस कम्स फ्रॉम कमांड लाइन। डॉस जो 16 बिट के ज़माने का डॉस था, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का नाम होता था .com फॉर कमांड, ठीक है जी। .exe जिस तरह आप कहते हैं ना, उस तरीके से .com होता था। इसका नाम इस वजह से हम .com रख रहे हैं, ठीक है जी। इट्स नॉट अ बिग डील, ये बस उस ज़माने में .exe की जगह पे .com हुआ करता, ठीक है यहाँ तक जी। ये मैंने इसको किया, तो इफ़ देयर आर नो एरर्स तो इट विल कंपाइल ओवर हियर, ठीक है जी। कंपाइल असेंबल दोनों एक ही बात है। अच्छा, इस एज लॉन्ग एज यू आर इन दिस कोर्स, इस कोर्स की क्लास में कंपाइल असेंबल एक ही बात है, ठीक है जी। सो असेंबल हमने यहाँ पे इसको कर लिया। अब हम इसको रन करना चाहते हैं, तो हम इसको रन ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं इसको कहूँ C0101.com, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर ना कोई इनपुट है ना कोई आउटपुट है, तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो हम इसको लेके जाएंगे वो मशीन के ब्रेन के अंदर। तो हम मशीन का ब्रेन खोलेंगे, विच इज गोइंग टू बी आवर डीबगर। डीबगर इस बात को कहा जाता है जिस काम के लिए वो इस्तेमाल होता है। प्रोग्राम के अंदर जब बग्स आते हैं तो उनको डीबग हम करते हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन करके एग्जीक्यूट करते हैं और देखते जाते हैं कि उससे इफेक्ट क्या आ रहे हैं वेरिएबल्स में। यहाँ पे हमारे पास जो डीबगर है वो असेंबली लैंग्वेज का डीबगर है, विच मीन्स इट्स गोइंग टू शो अस द वैल्यूज ऑफ द रजिस्टर्स एंड मेमोरी, क्योंकि हमारे पास यही चीजें होती हैं जिनके साथ हम असेंबली में काम करते हैं, ठीक है जी। तो ये जो अगेन ओपन करके दिखाता हूँ, ज्यादा लंबी कहानी नहीं बताऊंगा, ओपन करता हूँ तो फिर समझ आ जाएगी जरा। दिस इज द एडवांस्ड फ्री डीबगर, अपने जमाने का एडवांस था। हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अब आपको नेट पे मिलेगा भी नहीं है, इतना आउटडेटेड है कि मिलेगा भी नहीं। लेकिन मैं आपको इतना आउटडेटेड चीज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, या यूं कहें कि इतनी आउटडेटेड चीज़ से इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी वेरी यूजफुल टू लर्न असेंबली लैंग्वेज लाइक दिस। थोड़ी देर में देख लेंगे कि क्यों, ठीक है। सो हम इसको कहेंगे AFD, और जो कॉम फाइल मैंने भी ऊपर क्रिएट की थी, असेंबली फाइल नहीं है, असेंबली फाइल आप डीबगर को नहीं दे सकते, एग्जीक्यूटेबल देंगे। ये एग्जीक्यूटेबल आपने उसको दी तो ये देखें ये डीबगर खुल गया, ठीक है जी। नजर आ रहा है जी सबको, अच्छे तरीके से नजर आ रहा है, टेक्स्ट विजिबल है। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी दैट आई कैन डू, ये इससे बड़ा होता ही नहीं है, ठीक है जी। आप खुद रन करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा बेहतर देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर वीडियो में विजिबल है तो दिस शुड बी फाइन, ओके। सो यहाँ पे कुछ पोर्शन हैं, इसके सारे पोर्शन मैं भी आपको नहीं बता रहा, सिर्फ जो जरूरत है उसको देखें। ये रहा आपका AX का रजिस्टर, ये आपको यहाँ पे AX का रजिस्टर 16 बिट्स का है, ये देख लें, ये 16 बिट्स हैं, 4 निबल्स हैं, 2 बाइट्स हैं और 16 बिट्स का ये आपके पास AX के रजिस्टर की वैल्यू आपको ये बता रहा है। शुरू में क्या वैल्यू रखी हुई है AX की, 0, और ये BX रजिस्टर है। इन दो को अपने जरा नजर में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर हम डीबगर के साथ बात कर सकते हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं। ये हमारा वो कोड है जो कि हमने लिखा था, आप देख सकते हैं मूव AX 0005, हमने वहां 5 लिखा था, इसने इसको 0005 बना दिया। हमने मूव BX, 10 लिखा था तो 10 डेसिमल में था, इन हेक्साडेसिमल इट इज 000A, ठीक है जी। फिर हमने ऐड AX BX लिखा था तो वो जो लाइन स्पेसेस हमने डाली हुई थी वो खत्म हो गई और 5 से 0005 बन गया। सो दिस इज द एग्जैक्ट सेम कोड जो कि हम लोगों ने वहां पे लिखा था। ये बात क्लियर है जी, ये हमारा कोड है, ये हमारे रजिस्टर्स हैं। ये जो जगह आपको नजर आ रही है ये मेमोरी है, इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। यहां तक बात सही है जी, ओके। सो अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो रुका हुआ है, ये देखें, ये लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये पहली लाइन पे आके रुक गया है। अब हम इसको जब कहेंगे कि एक लाइन को एग्जीक्यूट करो तो ये एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा और हम इफेक्ट देखेंगे। तो ये एसेंशियली हमारे पूरा CPU का ब्रेन है, मेमोरी है, हम इसको देख सकते हैं और हम ये देखेंगे कि एक एक इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट करने से क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये चीज, ये आपको बता रहा है अगर आप F1 करेंगे तो आप स्टेप करेंगे। स्टेप का मतलब है एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके अगली इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाएंगे,
ठीक है जी। सो एक चीज़ और देख लें, ये जो आपको नज़र आ रहा है IP, दिस इज द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जो कि ये बताता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। ठीक हो गया जी। तो ये आपको बता रहा है कि अगली इंस्ट्रक्शन एड्रेस नंबर 0100 के ऊपर पड़ी हुई है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो अगर आप यहाँ पे 0100 देखें तो ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ये वाली। ठीक है जी। अब 3 चीज़ों को आपने देखना है। मैं F1 प्रेस करूंगा तो आपने ये देखना है कि ये कोड की जो लाइन है एग्जीक्यूट होगी और अगली लाइन पे आ जाएंगे हम। ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है ये 0100 से आगे चला जाएगा, कितना आगे जाएगा उसको भी देखते हैं। और ये AX जो है ये चेंज हो जाएगा। ये 3 काम जो है आपने अभी देखने हैं। ठीक है जी। मैं करने लगा हूँ F1, ये मैंने किया F1। ठीक है जी। IP को देखें कहाँ चला गया, 0103। ये 3 पे क्यों गया, अगेन थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन ये आप देख लें कि यहाँ पे आपके पास 0103 के ऊपर अगली इंस्ट्रक्शन है, इस वजह से IP जो है वो चला गया इसके ऊपर। तो ये भी एग्जीक्यूट हुई नहीं है। AX के अंदर वैल्यू चलेगी 5। ठीक हो गया जी। यहां तक अच्छे से समझ आइए जी, जिसको कहते हैं क्रिस्टल क्लियर। अगर कोई लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हों तो ये सारा सेटअप करके और इसको एग्जीक्यूट करके देखें। आप लोगों ने भी खुद जाके इसको, जैसे ही आप लोगों को सेटअप का तरीका पता चल जाए, मैंने बता भी दिया, जैसे ही सेटअप का तरीका पता चल जाए इसको एक्चुअली खुद एग्जीक्यूट करके देखेंगे, फिर ये बात अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है जी। कुछ और इंस्ट्रक्शंस आगे चलाते हैं, फिर ज़रा देखते हैं। मैं अब F1 करूंगा और आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को खुद देखना है। सो F1 मैंने किया तो आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर 0106 हो गया। हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि हमने एग्जीक्यूट करनी है वो ऐड AX, BX हो गई, विच इज एट 0106। BX के अंदर वैल्यू चली गई ये चीज़ 000A। अब जब मैं ऐड करूंगा, मैंने F1 दोबारा किया तो आपके पास AX के अंदर वैल्यू चलेगी 000F, विच इज 15। ठीक है जी। हेक्साडेसिमल की थोड़ी सी अपने आप को आदत करेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल बहुत सारी जगहों पे आता है। ठीक है जी। सो 000F इज 15। AX के अंदर वैल्यू ये चली। सो F1 मैंने किया। अब देखें B के अंदर चला गया वही 15 और AX के अंदर पहले से 15 है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है 010B, विच इज दिस इंस्ट्रक्शन ओवर हियर। दोबारा F1, AX के अंदर चला गया 001E, विच इज द इक्विवेलेंट ऑफ 30। ठीक है जी। अगर शक है तो करके देख लें, दिस इज 30। ठीक है। अब AX के अंदर यहाँ पे ये आखिरी जो 2 इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली 2 इंस्ट्रक्शंस मैं एग्जीक्यूट करने लगा हूँ और उसके बाद फिर जाके हम थोड़ा सा इसको तफसील से दोबारा देखेंगे फिर। ठीक है जी। बस ये इतना ही कोड है, आज हमने सिर्फ ये इतना ही कोड करना है, इसी कोड को समझेंगे। इस इंस्ट्रक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे AX के अंदर क्या चला गया, 4C00। ठीक है जी। AX के अंदर चला गया 4C00 और अब मैं इसको एक नई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, विच इज द इंट इंस्ट्रक्शन। सो दिस इज शॉर्ट फॉर इंटरप्ट, नॉट वो इंटीजर वाला इंट नहीं है ये, दिस इज फॉर इंटरप्ट। ठीक है जी। इंट 21। ये जब मैं करूंगा तो मेरी जो प्रोग्राम है वो अब खत्म हो गया है। इंट 21 जब मैंने किया है इसके बाद मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया है, क्योंकि आप यहाँ पे कोड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे आगे और कुछ भी नहीं है, मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया है। लेकिन कुछ भी नहीं है की वजह से मेरा प्रोग्राम नहीं खत्म हुआ। मेरा प्रोग्राम इस इंट 21 की वजह से खत्म हुआ है। थोड़ी देर में इसको देखते हैं कि ये क्यों है। ठीक है जी। ये वाली आखिरी 2 इंस्ट्रक्शंस अभी मैंने नहीं बताई, सिर्फ इतना आपको बताया कि हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया है। मैं इसकी तरफ थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ जी। सही है। सो लेट्स क्विट के लिए मैं यहाँ पे कमांड जो आपके पास प्रॉम्प्ट है, इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है डिबगर का, उसके अंदर मैं क्विट करके एंटर करूंगा तो मैं बाहर आ गया। ठीक है जी। मैं इस प्रोग्राम को अभी दोबारा कंपाइल करता हूँ, ठीक है, असेंबल करता हूँ विद अ डिफरेंट स्विच। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक स्विच दूंगा, मैंने ये किया था। इसके आगे मैं इसको एक स्विच दूंगा -L और मैं इसको कहूंगा C01-01.lst। ये जो स्विच मैंने यहाँ पे भी नया ऐड किया है, ठीक है जी, ये स्विच जो मैंने यहाँ पे भी नया ऐड किया है, इसका मतलब ये है कि आप जो मशीन कोड क्रिएट करो, ये एग्जीक्यूटेबल है ना, इस एग्जीक्यूटेबल के अंदर तो मशीन कोड लिखा हुआ है, लेकिन मुझे एग्जीक्यूटेबल कोड ऐसी शक्ल में भी कर दो जो कि मुझे एज ए ह्यूमन भी थोड़ा सा नजर आए। ठीक है जी। ये भी दिखाता हूं तो फिर जरा समझ आ जाएगी। तो मैं इसको एसेंशियली कह रहा हूं कि मुझे इस मशीन कोड की लिस्टिंग क्रिएट करके दो। ये जब मैंने किया तो ये इसकी लिस्टिंग क्रिएट कर देगा, जो कि मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। इसने जो फाइल क्रिएट की है C01-01.lst, ये फाइल जो मैंने इसको कही थी, ये इसने अभी अभी मुझे क्रिएट करके दी है। ठीक है जी। इसको आप देख सकते हैं कि ये कहां से आई है। ये जो राइट साइड वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम कोड विच आई रोट अलॉन्ग विद ऑल द कमेंट्स, एवरीथिंग इज देयर। इसको जो ट्रांसलेट करके एक एक इंस्ट्रक्शन को जो इसने ट्रांसलेट करके मशीन कोड बनाया, वो आपको यहां पे नजर आ रहा है। ठीक है जी। ये पोर्शन नजर आ रहा है जी। इसमें देखें ये क्या जगह है, एड्रेस 00000। इसके ऊपर क्या चीज पड़ी हुई है, B8 तो शायद आपको ना समझ आ रहा हो, लेकिन ये 5 तो आपको नजर आ रहा है ना, ये 5 क्या चीज है। ठीक है जी। नजर आ रहा है जी अच्छे से। ये 5 तो पता लगता है ना कि इस 5 की वजह से आया है। ये 0A जो है क्या चीज है, ये इस 10 की वजह से आया है। ये यहां पे 15 हमने लिखा हुआ था, तो 0F उसकी वजह से आया है। ये बात समझ आ रही जी।
तो ये जो मूव है, जो हम इसको एज ए ह्यूमन मूव पढ़ते हैं, MOV मूव, असेंबलर का सिर्फ इतना काम होता है कि जाके देखता है कि भाई मूव AX, 5, इसके लिए मशीन कोड की इंस्ट्रक्शन क्या बनेगी। तो मशीन कोड की इंस्ट्रक्शन फॉर मूव AX, 5 जो है, या यूं कहें कि मूव AX के लिए आपके पास है B8, ठीक है। तो आपके पास एक लिस्ट होती है जो इंटेल वाले बनाते हैं ना, जब ये आपको कभी दिखा भी देंगे, ये इंटेल वाले जब इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं तो वो कहते हैं भाई मूव AX के लिए जो आपके पास इक्विवेलेंट मशीन का कोड होगा दैट इज गोइंग टू बी B8। वो B8 क्यों है वो इंटेल वालों की मर्जी, बस ये एक कोड जो है दिस इज फॉर मूव AX, और इसके आगे ये एक इंस्ट्रक्शन है, मूव AX जो है वो एक इंस्ट्रक्शन है, और 5 जो है वो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये बाकी जो दो आपको चीजें नजर आ रही हैं इसके अंदर थोड़ी सा मसला है, इसको अगेन थोड़ी देर के लिए छोड़ें, इसको थोड़ी देर बाद आज के लेक्चर में ही खोलते हैं। ये लिखा हुआ है 0500, और मैंने आपको कहा था कि ये होता है 0005, विच मेक सेंस। 0500 तो 500 हो गया ना, अगर डेसिमल में भी आप देखें तो दिस इज 500 नॉट 5। तो ये बात थोड़ी सी उल्टी है, इसको थोड़ी देर में जाके मसले को हल करते हैं। फिलहाल सिर्फ इतना रखें कि B8 इज फॉर मूव AX, और 0500 का मतलब है कि वैल्यू 5 है, 0A00 का मतलब है कि वैल्यू A है, और BB का मतलब है मूव BX। देखें मूव इंस्ट्रक्शन हमारे लिए एज ए ह्यूमन तो मूव इंस्ट्रक्शन एक ही है, लेकिन मशीन के हिसाब से मूव अगर आप AX में कर रहे हैं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास मशीन की जो बाइनरी है वो है B8, और ये जो आपके पास अगर आप मूव इनटू BX कर रहे हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मशीन की बाइनरी है BB। ये बात अच्छे तरीके से समझ आइए जी। आपके पास अगर आप मूव AX के अंदर कर रहे हैं तो मशीन की इंस्ट्रक्शन है B8, अगर मूव BX के अंदर कर रहे हैं तो मशीन की इंस्ट्रक्शन है BB। जिस तरह यहां पे देखें, यहां पे आपने दोबारा किया मूव BX, 15, तो यहां पे भी BB इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि आप BX के अंदर ऐड कर रहे हैं, BX के अंदर मूव कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई जी अच्छे तरीके से। तो ये 0500 जो है ये आपके पास हैं ऑपरेंड्स, जो कि हम लोगों ने पहले बात की थी, और ये जो B8 है ये हम कहते हैं कि दिस इज द ऑपरेशन कोड ऑफ मूव AX, शॉर्ट इसको कहते हैं ऑप कोड। सो मूव AX का जो ऑप कोड है दैट इज B8। इसको कंसाइसली जब कहेंगे तो आप कहेंगे मूव BX का ऑप कोड है BB, मूव AX का ऑप कोड है B8, एड AX, BX का ऑप कोड है 01D8। ठीक है जी, इसको फिलहाल इस तरीके से रखें। ये एक्चुअली बात थोड़ी सी गड़बड़ मैं कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल समझने के लिए आप इसको इतना ही रखें। ठीक है जी, इस तरीके से एड AX, BX यहां पे दोबारा आया तो यहां पे 01D8 दोबारा लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये एक्चुअली 01 जो है ये ऑप कोड, और D8 अगर कुछ और चीज है, लेकिन बहरहाल यहां तक बात समझ आ गई जी। B8 इज द ऑप कोड एंड 0500 इज द ऑपरेंड। हमने ये कहा है, ये वाली बात क्लियर होगी, जो ऑपरेंड्स और ऑप कोड्स हमने यहां पे लिखे हैं। तो देखें दिस इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट, बस इसके हमने यहां पे लिखे हुए हैं इस तरीके से। इंट का जो ऑप कोड है दैट इज CD, और जो हम इसको यहां पे हेक्साडेसिमल में वैल्यू 21 दे रहे हैं वो एज इट इज यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, तो हर इंस्ट्रक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक ऑप कोड होता है। ठीक है, ये अब आपके पास मशीन कोड है। ये जो आपको चीज नजर आ रही है दिस इज एग्जैक्ट मशीन कोड। इसको बाइनरी में अगर करके लिख दें तो ये वो चीज है जो कि मशीन एग्जीक्यूट करती है। ठीक है जी, तो नाउ दिस इज मशीन कोड, और ये जो चीज है दिस इज असेंबली कोड। तो असेंबली कोड से मशीन कोड जो है बड़ी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों के दरमियान में होती है। सिर्फ असेंबली हमें रीड करना आसान होता है, मशीन कोड रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, ये जो आखिरी जगह आपको यहां पे जो नजर आ रही है, जो पर्पल कलर यहां पे आपको नजर आ रहा है, दीज आर दी एड्रेसेस। ठीक है, ये एड्रेस है, इसको जरा तवज्जो से देखें। हम ये कह रहे हैं ये एड्रेस किस चीज का है, ये एड्रेसेस जो हमें यहां पे नजर आ रहे हैं ये खास किस्म के एड्रेसेस हैं। ठीक है, ये 00000 नजर आ रहा है। इसका मतलब है, तवज्जो से जरा सुनेंगे, अच्छा यहाँ पे 2-3 बातें हैं एक साथ आएंगी, तवज्जो रखें जरा। इसका मतलब है कि रैम में जब मेरा प्रोग्राम लोड किया जाएगा, हमने कहा था ना ये पूरी रैम है हमारे पास, ये रैम में किसी जगह पे जाके लोड होगा। ठीक है, लोडर लोड करता है, रैम में जाके ये लोड होगा। जब ये लोड हो जाएगा तो मेरे पास यहां से अब आप इस प्रोग्राम जिस जगह पे लोड हुआ है, जिस भी जगह पे लोड हुआ है, वहां से अब हम गिनना शुरू करेंगे। रैम के हम बिल्कुल जीरो से, फिजिकल जो रैम का 0 एड्रेस है उससे गिनती नहीं शुरू करेंगे। जहां पे मेरा प्रोग्राम लोड हुआ है इस जगह पे, लेट से 0-1000 से स्टार्ट हुआ है, तो इस 0-1000 को अब मैं अपने प्रोग्राम के अंदर रह के कहूंगा कि ये 0 है, उससे अगले वाला 1 है, उससे अगले वाला 2 है, उससे अगले वाला 3 है। या जो हमने जिस तरीके से किया था, हमने किया था 1000 के ऊपर मेरे पास यहां पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मैं बात कहां से शुरू कर रहा हूं, जहां से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। फिजिकल रैम की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा। यहां तक बात क्लियर है जी?
ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये फिजिकल रैम की बात नहीं हो रही, यहां से बात हो रही है कि मेरा प्रोग्राम रैम में जिधर जाके लोड हुआ है उस जगह के बेस से, उसको बेस कहा जाता है, ठीक है, बेस से मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन किस जगह पे पड़ी हुई है। तो पहली इंस्ट्रक्शन बिल्कुल पहली जगह पे पड़ी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है मेरे पास, विच इज दिस एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन, दिस इज गोइंग टू बी एट एड्रेस 0, विच मीन्स नॉट द 0 ऑफ फिजिकल रैम बट द 0 ऑफ वेयर माई प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम। ये बात समझ आइए जी। ये 0 का मतलब फिजिकल रैम का 0 नहीं है, मेरा प्रोग्राम जहां लोड किया गया है वहां से 0 मुराद है। अब ये बताएं इसके बाद ये 3 क्यों है, ये 1 क्यों नहीं है? जी जी जी, 3 के पोर्शन नहीं बनेगा। आपने 3 वाली बात सही किया, लेकिन चले मैं 3 को पकड़ लेता हूं। ये देखें, एड्रेस नंबर 0 पे पड़ा हुआ है B8, एड्रेस नंबर 1 पे पड़ा हुआ है 05, एड्रेस नंबर 2 पे पड़ा हुआ है 00, ठीक है। तो एड्रेस नंबर 0 पे कुछ पड़ा हुआ है, एड्रेस नंबर 1 पे कुछ पड़ा हुआ है, एड्रेस नंबर 2 के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है। तो अगला ये बी कहां पे आया? एड्रेस नंबर 3 पे पहुंचा जाके। तो ये रहा एड्रेस नंबर 3, ये रहा एड्रेस नंबर 4, ये रहा एड्रेस नंबर 5, तो ये रहा एड्रेस नंबर 6, इसलिए यहां पे 6 लिखा हुआ है। ये रहा एड्रेस नंबर 7, तो अगला वाला क्या है? 8। तो देखें 3 के बाद 6 और 6 के बाद 8 क्यों आया, 9 क्यों नहीं आया? 9 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां पे 2 बाइट्स पड़े हुए हैं, और इस 2 बाइट्स के बाद जब आपके पास एड्रेस बी की जो बारी आएगी कहां पे आएगी? 8 पे आएगी। अब 8 9 ए, अगली बारी किसकी है? बी की। बी के बाद सी और फिर डी। ये समझ आ रही है कि मैं अपने आप से लगाऊं हूं? अगर समझ आ रही है तो चैट में यस लिखें जी। ये हो गया, गिनती कर रहा हूं मैं ऊपर से, देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 9 ए बी सी डी ई एफ 10, इसलिए ये 10 है। और ये फिर कितना हो गया? 10 के बाद क्या चीज आई? 1 कितने बने जी? ये 15 16 17 बाइट्स बने टोटल। ये टोटल कितने बाइट्स हैं? 17 हैं कि नहीं है? 17 क्यों है? गिनती सही की है गलत की है? 118 चाहिए, यहाँ पे 18 है। दोबारा कंपाइल करेंगे, गिनती गलत की है, दोबारा करें। हाँ सही है सही है। कितने बाइट्स हैं? 17 है कि 18 है? चैट में लिखें 17 है कि 18 है। ये कितने बाइट्स हैं? ये रहा डी ई एफ, एफ कितना होता है? 15 16 17। कितने बाइट्स हैं? 17 के 18? 18 क्यों है? 0 to 17, ठीक है, थैंक यू। मैं बीच में भूल गया था, इसलिए आप लोगों से इतना पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद गलत किया है। सो गिनती हमने 0 से स्टार्ट किया, तो दीज आर टोटल 18 बाइट्स एंड यू कैन सी दैट दिस इज एग्जैक्टली द मशीन इंस्ट्रक्शन ओवर हियर, जो कि आपको यहाँ पे अगर आप इस code01.com को देखें तो दिस इज एग्जैक्टली 18 बाइट्स। सो दिस इज एग्जैक्टली द मशीन कोड दैट वी हैव रिटन, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है जी, बात समझ आ गई? अब इसको जरा दोबारा जाके रन करेंगे। अच्छा, मैं इसको डिबगर में दोबारा लोड कर रहा हूं। देखें अब दोबारा आप यहां पे देखें, ये क्या है? 0 1 0 0। अभी इतनी बड़ी मैंने आपको खप डाली है और मैंने आपको कहा कि भाई मैं 0 से बात शुरू करूंगा, एड्रेस 0 एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3, ठीक है जी। और यहां पे लिखा हुआ है 0 1 0 0, ये किधर से आ गया? ठीक है, ये यहां से मसला समझ आ गया? मसला क्या है? अभी तक मैंने आपको कहा था कि एड्रेस 0 पे ये चीज पड़ी है, 1 पे ये चीज पड़ी है, 2 पे ये चीज पड़ी है, 3 पे ये चीज पड़ी है। जब हम डॉस को जब एग्जीक्यूट करते हैं, .com की जो फाइल होती है, उसका तरीकाकार ये है कि आप कभी भी 0 से बात नहीं शुरू करते, आप हमेशा 100 से बात शुरू करते। बस उसका अपना तरीकाकार है, वो क्यों है उसके अंदर हम नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। वो आप कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके शायद देख लें, लेकिन बस वो आपने 100 से शुरू करना होता है। तो बजाय इसके कि हम ये कैलकुलेशन हाथ से करें, हम क्या करते हैं, शुरू में आके यहां पे ये लिख देते हैं कि ओरिजिनेट एट एड्रेस 0 1 0 0। जब ये मैंने लिख दिया तो इसका मतलब है कि आपके पास एड्रेस 0 0 0 1 0 0 से ओरिजिनेशन शुरू होगी। तो ये जो 0 है ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? दोबारा देखें, फिजिकल रैम का 0 1000 के ऊपर मैं लोडेड हूं, 1000 के ऊपर मैं लोड होने के बाद 100 और आएगा, तो 1100 के ऊपर से मेरी इंस्ट्रक्शन शुरू होंगी अब। ठीक है, दोबारा देखें, फिजिकल रैम का 0, मेरा प्रोग्राम लोड किया हुआ है एड्रेस नंबर 1000 के ऊपर, तो 1000 तक आ जाए। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ओरिजिनेट एट 100, तो 100 और ऊपर चले जाएं। ये मेरा 0 पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 सारे ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो 0 आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी इन दिस एग्जांपल 1100। ठीक है, लेकिन हमारा जो डिबगर हमें दिखा रहा है तो वो 1000 को हटा के चूंकि दिखा रहा है, तो वो सिर्फ मुझे 100 दिखा रहा है। ठीक है,
ताकि मुझे वो 1000 देखने की फिक्र ना करनी पड़े। एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ, समझ ना आया हो तो सवाल पूछें, चैट पे लिखें ताकि हमें समझ नहीं आई, ताकि मैं दोबारा बताऊँ। फिर रैम का एड्रेस 0, मेरा प्रोग्राम लोड हुआ 1000 के ऊपर। फिर डॉस की ज़रूरत है, ये डॉस की रिक्वायरमेंट है कि आप 0 से नहीं बात शुरू कर सकते, आप 100 से बात शुरू करेंगे, तो 100 में और ऊपर चला गया। दिस इज माई ORG0x100 जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखना पड़ता है, बस ये लिखना होगा जब भी आप डॉस का प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। उसके बगैर डॉस का प्रोग्राम ही नहीं है। अब इसके बाद जो मेरा 0 है वो इस जगह से होगा, तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें जो चीज़ देखनी पड़ेगी वो हमें ये 0 भी नहीं देखना पड़ेगा, हमें वो 1100 भी नहीं देखना पड़ेगा, हमें इस 100 से बात शुरू करनी पड़ेगी। हम सारी इसके ऊपर बात करें। अब दोबारा यहां पे आ जाएं, इसको आके देखें। दिस इज नाउ एट एड्रेस 0100। अगली इंस्ट्रक्शन, चूंकि ये 3 इंस्ट्रक्शन है तो ये कहां पे लोडेड है, 0103 के ऊपर, फिर 0106, 0108। 8 क्यों है, क्योंकि 6 के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है तो एक बाइट के अंदर आपके पास एक चीज है, दूसरे बाइट, तो ये 2 बाइट्स 6 वाले हो गए, तो अगला वाला 8 के ऊपर आया, ठीक है जी। ये देखें वो एक ही चीज है, उसको बार बार मुख्तलिफ व्यूज हम देख रहे हैं, वही मूव AX, 5 ही है, लेकिन हम चूंकि मशीन का दिमाग समझना चाह रहे हैं कि मशीन किस चीज को किस जगह पे रखती है, तो उसको हम देख रहे हैं। एक और व्यू देखते हैं इसका भी। यहां तक अगर क्लियर है तो मैं एक व्यू और दिखाता हूं, फिर उसके बाद जाके एक छोटा सा मसला रह गया, उसको हल करते हैं जी। ये जो रैम थी हमारे पास, ये जो जगह हमें नजर आ रही है, इसको कहते हैं विंडो, ये डीबगर जो है इसको कहता है विंडो M1, ठीक है। तो मैं इसको कहूंगा कि M1 के ऊपर मुझे एड्रेस दिखाओ, ये आपको हिंट भी बता रहा है, M1 के ऊपर मुझे एड्रेस दिखाओ 0100। तो देखें यहाँ पे आपको DS कोलन को छोड़ दें, जब आएगा तब उसकी बात करेंगे। ये आपको एड्रेस नजर आ रहा है 0100। तो देखिए रैम में 0100 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, B8 0500, ठीक है जी। दिस इज एग्जैक्टली दिस थिंग, B8 0500, जो कि 0100 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो आप एक्चुअली देख सकते हैं कि रैम में ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। 3 के ऊपर क्या चीज पड़ी हुई है, 0103 के ऊपर BB0A00, दिस इज BB0A00, ठीक है। ये मसला अपनी जगह पे कि 0500 उल्टा क्यों है, उसको छोड़ें फिलहाल, ठीक है। इस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। तो यहां पे आपके पास 0110 जो है आपके पास, सो 0110 के ऊपर CD21 लिखा हुआ है, ये समझ आ गई जी। अब आपके पास 3-4 चीजें हैं, कोड के अंदर भी आपको वो एड्रेस बता रहा है, मेमोरी भी आप देख सकते हैं, और रजिस्टर्स को भी देख सकते हैं, सही है जी। यहां तक अगर कोई मसला है तो बताएं। अभी हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने असेंबली का कोड लिखा, उसको कंपाइल किया, कंपाइल करके हम लोगों ने मशीन कोड देखा लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। लिस्टिंग के अंदर हम लोगों ने एड्रेस को देखा, और एड्रेस फिर हम देखा कि ओरिजिनेट किस जगह से करता है, तो वहां पे जाके हम लोगों ने इसको ओरिजिनेट करके देखा कि भाई ये किस तरीके से ये चीज़ वहां पे लोड हो रही है और किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रही है। चलें आप थोड़ा सा ज़रा ये कोड को यहाँ पे रोकेंगे और ज़रा जाके देखते हैं हम अपने इसको। 2 मसले हैं। पहला मसला, जो आखिरी 2 लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैंने छोड़ दी, उनकी मैं अभी बात करना चाह रहा हूं। यहाँ पे उसमें लिखा हुआ था मूव AX 0x, यानी कि हेक्साडेसिमल में 4C00, और इंट हम लोगों ने किया हुआ था 0x21। ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ज़रा देखें। आपके पास मैंने जो आप लोगों को वीडियो शेयर की थी स्लैक में, उसको देखना रिकमेंडेड है। अगर वो नहीं भी देखी थी तो खैर है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि वो उसके अंदर क्या बात थी। उसके अंदर बात ये थी कि आपकी एप्लीकेशन में जो भी काम करना होता है हार्डवेयर के साथ रिलेटेड, या जो भी आप उसको काम करना होता है अदर देन मैनिपुलेटिंग रजिस्टर्स एंड मेमोरी, इसके अलावा आपकी किसी भी एप्लीकेशन में जो भी काम करना होता है उसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से करवाना पड़ता है, खुद नहीं कर सकते, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर उसने कोई फाइल रीड करनी है हार्ड डिस्क से, ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगी। अगर उसने कोई फाइल सेव करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगी। मॉनिटर पे कोई चीज़ बनाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगी। आपने कोई कीबोर्ड से डाटा इनपुट लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगी। अपने आप को एग्जिट करना है तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगी। और ये जो चीज़ यहाँ पे आपको लिखी हुई नजर आ रही है, ये चीज़, दिस इज एसेंशियली टेलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कि मेरे प्रोग्राम को एग्जिट कर दो। इसके सेमेंटिक्स अभी हम ब्रीफली देखना चाह रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे मकसद नहीं है, लेकिन ये चूंकि आया है कोड इसमें, तो इसको समझें कि क्या चीज़, क्या काम होता यह है कि आपके पास जब भी आपके पास कोई एप्लीकेशन बनती है तो उसके अंदर जब वो रन होती है तो आपने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर देखा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आगे जाता है एग्जीक्यूशन होती जाती है। कभी कभी इस तरह का काम होता है कि आपके पास मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई कीबोर्ड के ऊपर कोई की प्रेस की, तो वो सीपीयू ने हैंडल करना है कि भाई जो की प्रेस हुई है इसके साथ मैं क्या करूं। तो इस काम के लिए सीपीयू के अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है जिसको कहा जाता है इंटरप्ट करना, ठीक है। तो इंटरप्ट करने से क्या मुराद है कि जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आगे 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 जा रहा है उसको हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं कि भाई इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर 0106 लिखा हुआ है, तुम रुक जाओ, यहीं पे तुम रुक जाओ,
आई एम इंटरप्टेड, मैं सीपीयू जो है मैं प्रोग्राम को इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे इंटरप्ट किया गया, इस वजह से इसको इंटरप्ट कहते हैं। जब आपने कीबोर्ड के ऊपर जे प्रेस किया तो एक इंटरप्ट आया सीपीयू को। सीपीयू को यह पता चला कि मैं जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को आगे करते करते ले जा रहा हूं उसको मैं रोक दूंगा यहीं पे। मैं पहले जाके देखूंगा कि ये जो इंटरप्ट आया इसके साथ मैंने क्या करना है। ठीक है, ये बात समझ आ रही जी? ये जो इंटरप्ट आया है इस इंटरप्ट को मैंने क्या करना है। तो ये प्रोग्राम यहीं पे रुक गया, मेरा सीपीयू गया, उसने जाके उसके लिए जो काम भी करना था वो काम किया। जब वो काम पूरा हो गया तो फिर ये वापस आ जाता है इस प्रोग्राम। ठीक है, कभी वापस आता है कभी वापस नहीं आता, इसको कहते हैं इंटरप्ट। बहुत सारी किस्मों के होते हैं, हमारा वो मकसद नहीं है, यहां पे हम सिर्फ एक खास किस्म का इंटरप्ट देखना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो कभी कभी खुद अपने आप को इंटरप्ट कर सकती है। ठीक है, एप्लीकेशन कभी कभी अपने आप को खुद इंटरप्ट कर सकती है। वो ये कह सकती है कि मेरा जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आगे आगे जा रहा है मुझे थोड़ी देर के लिए रोक दो और जाओ जाके कोई और काम करके आओ। तो ये कोई और काम क्या चीज है जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से करवाना चाहती है। रीसेट हो जाए, दोबारा देखें, आपकी एप्लीकेशन ने जो काम भी करवाना है ऑपरेटिंग सिस्टम से करवाना है। कैसे करवाती है? अपने आप को इंटरप्ट करती है और सीपीयू को कहती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से फलां काम करवा दो मुझे। दोबारा, आपके एप्लीकेशन ने जो काम भी करवाना है ऑपरेटिंग सिस्टम से करवाना है। कैसे करवाना है? अपनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते होते को बीच में वो कहती है मुझे रोक दो और ऑपरेटिंग सिस्टम से फलां काम करवा दो। गौर से तवज्जो से सुने, ऑपरेटिंग सिस्टम से फलां काम करवा दो। तो ये रहा मुझे रोक दो। इंट 0x21 का मतलब है कि मुझे रोक दो। ठीक है जी, इंटरप्ट कर दो मुझे। और ये वो फलां काम है। कौन सा काम? 4C00 काम। हर काम का अपना एक नंबर है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएट किए जाते हैं, जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जाता है तो उसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है जिसके अंदर यह लिखा जाता है कि रीड का ये नंबर है, फलां का ये नंबर है, फलां का ये नंबर है, हार्ड डिस्क को एक्सेस करने का ये नंबर है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये लिखा गया है कि एग्जिट करने का जो नंबर है दैट इज 4C00। समझ आ रही जी बात की? फलां काम किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे? किसी नंबर से। हर काम नंबर से होता है। तो एग्जिट करने का नंबर क्या है? 4C00। तो आपकी एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट हो रही थी तो उसने कहा कि ये एग्जीक्यूशन के दरमियान में एक जगह ऐसी आई जिसमें उसने आके कहा कि मुझे करो इंटरप्ट, और उसने AX के अंदर बात रख दी 4C00। हमने क्या किया? मूव AX 4C00 और फिर हमने कहा मुझे इंटरप्ट कर दो। जैसे ही इसको इंटरप्ट किया गया कंट्रोल चला गया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ठीक है, ये ऐसा ही जैसे फंक्शन कॉल होती है ना, आप देखते हैं ना फंक्शन कॉल में एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग एक्सेप्ट नाउ द फंक्शन कॉल इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए इसको कहा जाता है सिस्टम कॉल। जैसे फंक्शन कॉल होती है ना उस तरीके से इसको कहा जाता है सिस्टम कॉल या सिस कॉल। ठीक है, ये बात थोड़ी सी अच्छी बात है कि वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, इसको जाके दोबारा भी देखेंगे। अभी भी अगर कहीं पे समझना है तो मुझसे सवाल पूछें, मैं इसलिए 3-4 दफ़ा बता रहा हूं ताकि बात कंप्लीट हो जाए। आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रही थी, दरमियान में उसने ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई काम करवाना था। वो काम क्या था? 4C00 मुझे एग्जिट कर दो। उसने AX के अंदर 4C00 लोड किया और उसने क्या कहा? इंट 0x21। तो इस एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन रुक गई और आपके सीपीयू ने क्या किया? इंटरप्ट गया सीपीयू को। जैसे ही सीपीयू को इंटरप्ट गया, इंटरप्ट आने के साथ ही आपका सीपीयू जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं इंटरप्ट हैंडलर। उसको कंट्रोल हैंडओवर कर देता है कि भाई आप जाने, आपका काम जाने। सीपीयू गरीब को कुछ नहीं समझ आती है। हमने कहा था ना मशीन जो है वो बड़ी डम मशीन होती है, हमने करना है जो भी करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइनर ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में चूंकि लिखा हुआ था कि 4C00 का मतलब एग्जिट है, तो आपके हैंडलर ने जाके देखा कि भाई AX में क्या लोडेड है। ये मैं एक दफा दोबारा बताता हूं। उसने जाके देखा AX में क्या लोडेड है? 4C00। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन मुझसे अपने आप को एग्जिट करवाना चाहती है। तो वो गया और उसने जाके एग्जिट का जो भी कोड था, ठीक है, रैम को खाली करो वगैरह वगैरह, एग्जिट का जो भी कोड था उसने वो एग्जीक्यूट किया और बस एप्लीकेशन की तरफ वापस नहीं गया। कुछ इंटरप्ट इस तरह के होते हैं जिसके बाद हम वापस भी जाते हैं। अभी तो एप्लीकेशन ने कहा ना मुझे एग्जिट कर दो, बस फिर हम वापस एप्लीकेशन के पास क्यों जाएंगे? लेकिन कुछ काम रीड राइट वगैरह उसके जब इंटरप्ट्स आते हैं तो उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल वापस उसके पास भी भेज सकता है एप्लीकेशन के पास। ठीक है, तो डॉटेड लाइन इसलिए लगाइए कि कभी कंट्रोल वापस जाता है, कभी नहीं जाता। इसको एक दफा दोबारा देखें, समरी बताने लगूं। आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रही थी, दरमियान में उसने ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई काम करवाना था। कोई काम क्या है? एग्जिट, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंटेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम वालों ने कह दिया नंबर है 4C00।
4C00 आपने लोड किया AX के अंदर और आपने कहा इंटरप्ट, आपको इंटरप्ट किया गया, CPU को इंटरप्ट किया, CPU ने कहा भाई इंटरप्ट आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हवाले उसने कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम ने जाके फौरन ये देखा कि भाई AX में क्या है 4C00, इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन अपने आप को एग्जिट करवाना चाहती है। उसने एग्जिट वाला कोड एग्जीक्यूट कर दिया एंड एंड ऑफ स्टोरी, एप्लीकेशन खत्म। एप्लीकेशन खुद एग्जिट नहीं होती है, एप्लीकेशन अपने आप को एग्जिट भी नहीं कर सकती, एग्जिट के लिए भी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाना पड़ता है। अगर इसने कोई रीड राइट वाला इंटरप्ट किया होता तो कंट्रोल वापस इसके बाद एप्लीकेशन के पास चला जाता, जो कि हम आगे जाके देखेंगे भी। लेकिन यहां पे चूंकि हमने एग्जिट के लिए कहा है तो आपकी एप्लीकेशन एग्जिट हो गई, बात खत्म हो गई। तो अब आपका ये पूरे का पूरा जो कोड है ये अब आपके सामने है, ऑर्ग से लेके नीचे आपके पास जो int 0x21 है ये सारे का सारा कंप्लीट है। कोई सवाल है तो पूछें। एक मसला रह गया, उसको भी हल कर ही लेते हैं। ये 0500 वाला जो गन था वो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो छोटा सा मसला है, लेकिन उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो बाकी 26 लोग सो रहे हैं शायद। एनीवे, सो रैम हम लोगों ने देखी थी, ये रैम का एक लॉजिकल हमने एड्रेस वो देखा था। तो ये अब आप जहन में रखेंगे कि हम ये 00 वाली बात नहीं है, हम लोग जिस एड्रेस से भी हैं, लेकिन बहरहाल ये एड्रेसेस इस तरीके से हमने बनाए थे। इसी चीज़ को मैं ज़रा एक डिफरेंट व्यू में बनाता हूँ। ये देखें, मैंने उसी चीज़ को ऐसे करके बना लिया। ठीक है, 0100 से हमारा एड्रेस शुरू हो रहा था ना, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं 0100 से, फिर 010101020103। इसको लोड करूंगा मैं तो 0100 के ऊपर क्या था B8, अभी तक भूल गया होगा, ये देख लें, ये रहा B8, फिर 05, फिर 00। ठीक है, एज इट इज इसको मैं लिखूंगा, अभी वो 05 वाला मसला अपनी जगह पे छोड़ें। सो किधर है, कहाँ गया, ये रहा B8, 05, 00, उसके बाद BB, 0A वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे ऊपर जा रहे हैं। इस तरीके से रैम के अंदर ये चीज़ लोडेड है। ये बात क्लियर है, ये क्या बनाया, वही जो 1234 1234 1234 किए थे उनको एक सीधा मैंने टावर की शक्ल में लिख दिया। ठीक है जी, सारे एड्रेसेस एक शक्ल में लिख दिए। अपनी अगेन वो अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और शक्ल थी, ये अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और शक्ल है। ठीक है, फिजिकल रैम की तो हम बात ही नहीं करें, हम अपने समझने के लिए इसको इस तरह बना रहे हैं। ठीक है जी, सो ये आप लोग यस यस, मुझे अब पता नहीं चलेगा कि नया यस कब है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। यहाँ तक सही हो गया जी। ओके, अब देखेंगे 0005 वाला क्या मसला है। 05 हमने लिखा था 5, तो 5 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो इससे क्या चीज बन जाती है 0005। ये हो गया एक बाइट, ये हो गया दूसरा बाइट। आप लोगों ने डीएलडी के अंदर पढ़ा होगा, एक चीज होती है जिसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है जी, इनमें से ये आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, बाइट है, सॉरी बाइट, और ये आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। सही है जी, लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये अगर बात नहीं याद तो इतना समझ लें कि 05 का इफेक्ट कम है, अगर उधर आप कोई चीज चेंज करते हैं उसका इफेक्ट ज्यादा है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, 1,25 रुपए तो 25 का इतना वजन नहीं है जितना 1 करोड़ का वजन है। ठीक है जी, वो बात है यहाँ। ओके, अब बात ये हो रही है कि आपके पास ये दो बाइट्स हैं, 00 एक बाइट है और 05 दूसरा बाइट है। इसको आपने रैम में ले जाके रखना है, तो उसके दो तरीके हो सकते थे। एक तरीका ये हो सकता था जो कि हमने किया 00 पहले और 05 बाद में। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम इसको 00 को यहां पे लिखते और 05 को यहां पे लिखते। अगर हम ये वाला तरीका करते तो ये इंस्ट्रक्शन बनती B80005, जो कि हमें सेंस बनाती। ये वाला जो तरीका किया गया है दैट इज BB0500, जो कि हमारे हिसाब से उल्टा है। द प्रॉब्लम इज कि ये जिस टाइम पे आर्किटेक्चर्स बन रहे थे उस टाइम पे ये बहस आई कि 00 पहले लिखा जाए या 05 पहले लिखा जाए। दोनों के प्रोपोनेंट्स भी मौजूद थे, दोनों के अपोजर्स भी मौजूद थे। इस चीज को इंटेल ने इख्तियार किया। इंटेल ने कहा हम ये करेंगे, क्यों करेंगे उनका रैशनल अभी बताते हैं, लेकिन हमें रैशनल के साथ कोई नहीं है, बस इंटेल ने कहा हम ये काम करेंगे, हम 00 को पहले लिखेंगे, सॉरी हम 05 को पहले लिखेंगे, 00 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, उनका रैशनल अभी बताता हूं, लेकिन हम उसमें बहस नहीं कर सकते, बस इंटेल इस तरह लिखता है इसको। ठीक है, कुछ और आर्किटेक्चर्स हैं जो कि इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी इंटेल को फॉलो करती है। इंटेल का रैशनल सुनने की क्या है, इंटेल का रैशनल ये है कि 05 इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, देयरफॉर इट शुड गो टू द लोअर एड्रेस। 00 is the most significant bit, therefore it should go to the higher address. ऐसा ही है कि नहीं है? ठीक है जी, जो ज्यादा सिग्निफिकेंट बिट है दैट शुड गो टू द हायर एड्रेस, जो कम सिग्निफिकेंट बिट है इट शुड बी द ऑन लोअर एड्रेस। ये इंटेल का रैशनल था, और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये बनता है। ठीक है जी, अगर आप लोगों ने ये डीएलडी में पढ़ा है तो मैं वैसी तकरीर कर रहा हूं, खैर है, अगर नहीं पढ़ा तो अभी मैं बता रहा हूं, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। तो ये वाला जो तरीकाकार है कि
लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन लोअर एड्रेसेस, इसका अपना एक नाम है, इसको कहा जाता है लिटिल एंडियन। ठीक है, एंड से एंडियन, ठीक है जी, इसको कहा जाता है लिटिल एंडियन। और ये वाला जो तरीकाकार है इसको कहा जाता है बिग एंडियन। ठीक है जी, लिटिल एंडियन और बिग एंडियन इसको कहा जाता है। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप ऊपर से देखें तो ये एंड यहां पे हो रहा है इस चीज के ऊपर और वो लिटिल है। ठीक है जी, ये यूं घुमा के कान को पकड़ने वाली बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी जस्ट हैव टू लिव विद इट। इंटेल वालों ने ये फैसला किया, अब वेदर यू अग्री विद इट और डिसएग्री विद इट, इंटेल यूजेस लिटिल एंडियन। लिटिल एंडियन का मतलब है कि अगर आपके पास जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी दैट इज गोइंग टू गो टू द हाईएस्ट एड्रेस, एंड वॉट एवर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज दैट इज गोइंग टू बी ऑन द लोअर एड्रेस। इस वजह से ये 0005 है, इस वजह से ये 0500 जो लिखा हुआ है दिस इज एक्चुअली 0005। समझ आ गई जी बात की? तो ये जो इतना चंक है ना, ये चंक, इस चंक को आप अलग करेंगे। ठीक है, और ये बताएं कि मैंने इसको 0005 क्यों कहा है, इसको मैंने सिर्फ 05 क्यों नहीं कहा, या सिर्फ 5 क्यों नहीं कहा, मैंने इसको 0005 कहा ही क्यों है पहले, इसको मैंने 5 क्यों नहीं कहा या 05 क्यों नहीं कहा? हमारा जो जनरल पर्पस रजिस्टर है दैट इज 16 बिट्स। तो जब भी आपने AX में कोई चीज लोड करनी है तो AX के अंदर हमेशा 16 बिट्स ही आप लोड करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि रजिस्टर जो है वो 16 बिट्स का है और उसके अंदर मैं सिर्फ 12 बिट्स भेजता हूं या मैं सिर्फ 8 बिट्स भेजती हूँ। ठीक है, ये काम आप नहीं कर सकते। तो मैं इसको 0005 कह इसलिए रहा हूं क्योंकि इट इज गोइंग टू गो इनटू अ जनरल पर्पस रजिस्टर ऑफ 16 बिट्स। अगर इसने ऐसे रजिस्टर में जाना होता जो कि 32 बिट्स का होता तो फिर मैं इसको कहता कि 00000000 पता नहीं जितने जीरोस है और बहुत सारे जीरोस करके इसको मैं 32 बिट का नंबर बनाता। बात समझ आ गई जी? आज के लेक्चर की समरी आपको दे देता हूं। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने असेंबली का हेलो वर्ल्ड वही जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था, सिर्फ एक ऐड की इंस्ट्रक्शन देखी और एक आध इंस्ट्रक्शन और देखी। हमने असेंबली का कोड किया, उसको हमने कंपाइल असेंबल किया, हमने मशीन कोड देखा, मशीन कोड किस शक्ल का होता है, उसको हम लोगों ने एड्रेसेस देखे कि एड्रेसेस कौन से हैं। डॉस की एक 0x100 वाली खप थी, वो हमने उसको देख लिया कि भाई ये एक्चुअली 0100 बन जाएगा इंस्टेड ऑफ 0000। हमने उसको डिबगर के अंदर लोड किया। जब हमने लोड किया तो हमने जाके देखा कि AX रजिस्टर की वैल्यू इंस्ट्रक्शन से चेंज हो रही है, BX रजिस्टर की वैल्यू इंस्ट्रक्शन से चेंज हो रही है, हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर चेंज हो रहा है, हम अगली अगली इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जा रहे हैं। वही एड्रेसेस हमें यहाँ पे भी नजर आ रहे थे, हमने मेमोरी के अंदर भी देखे। और फिर हम लोगों ने जाके ये देखा कि आखिर में प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए हम लोगों ने एक इंटरप्ट इशू किया था। हम लोगों ने एक इंटरप्ट इशू किया और वो जाके इंटरप्ट की हमने बेसिक देखी। देखिए, इंटरप्ट वाली बात जो है आपको समझ आनी चाहिए कि इंटरप्ट इज इसेंशियली दी स्टॉपिंग ऑफ नॉर्मल एग्जीक्यूशन। इंटरप्ट और कहीं और जाते हैं, बस इतना आना चाहिए आपको। ये जो एक जुमला मैंने बोला है, स्टॉपिंग ऑफ नॉर्मल एग्जीक्यूशन, और कहीं और जाके कुछ और काम करवाते हैं। वो जो बाकी डायग्राम बनाई है वो समझना भी आए तो। इंटरप्ट हमने देखा कि अपने प्रोग्राम को हम एग्जिट किस तरीके से, ठीक है, ये डॉस का तरीका एग्जिट करने का, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना तरीका कार होता है। फिर हमने ये देखा, एक आखिरी बात जो रह गई थी वो ये कि हमारे पास ये 5 जो है इसको हमने पहले बनाया 0005। इसको हमने 16 बिट का नंबर इस वजह से बनाया है, ये जो आखिरी पॉइंट था उसकी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, जो सवाल पूछा। 0005 इसलिए बनाया क्योंकि दिस इज गोइंग इनटू AX एंड AX इज ए 16 बिट रजिस्टर। तो 16 बिट रजिस्टर के अंदर आप 16 बिट वैल्यू ही भेज सकते हैं, आप इसके अंदर 5 बिट वैल्यू 4 बिट या 8 बिट वैल्यू नहीं भेज सकते। हर मशीन लैंग्वेज का यही तरीका है, ठीक है। जितने साइज का रजिस्टर होगा उतने साइज का डाटा आप इसके ऊपर भेजेंगे। ये 1-2 लेक्चर्स के बाद जाके दोबारा भी ये बात आएगी, वहां पे दोबारा भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझेंगे कि ये 0005 क्यों है, बिकॉज 0005 इज 16 बिट्स, दिस इज गोइंग टू गो इनटू दी 16 बिट का रजिस्टर। तो हमें ये गम करने की जरूरत है कि ये 16 बिट है कि नहीं। यहां तक सही हो गया जी? ये अब हमने आज के लेक्चर में किया है। कोई सवाल हो तो पूछें, कोई सवाल नहीं है तो आज के लिए इतना काफ़ी है। रिवाइज करें साथ साथ, और इसको एज सून एज यू हैव योर लैब इसको एग्जीक्यूट करके देखें। उसके अलावा भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि इसकी किस तरीके से करना है। दिस इज ऑल देयर इज टू इट। सो इफ़ यू ट्राई टू डू दिस, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, स्लैक के ऊपर पोस्ट करें, वी विल ट्राई टू वर्क इट आउट इवन बिफोर योर लैब। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप इसको ज़रूर जल्द अज जल्द एग्जीक्यूट करें ताकि ये चीज़ें आपके जहन में फ्रेश हो जाए। जिस फ्लो में हम गए उस फ्लो में जाएं, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को ज़रा बेहतर तरीके से बात समझ आए।